बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समी और इससे पहले आप इस कहानी की 16 किस्तें सुन चुके हैं और अब 17वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरी निगाह एक सफ़ेद माइक्रो वैगन पर पड़ी। उस पर नीले अंग्रेज़ी हरूफ में मंड एम अटामिक लिखा हुआ था। मैं ठिठक कर रुक गया। ये वैगन एक स्टोर नुमा दुकान के सामने खड़ी थी, जिसकी पेशानी पर अंग्रेज़ी में जिगरगा लॉन्ड्री सर्विस लिखा हुआ था। सफ़ेद वैगन से मैली चादरों वगैरह के गट्ठर बाहर निकाले जा रहे थे। जब वैगन चली तो मैं दुकान में दाखिल हो गया। दुकान का उचकन पोश अधेड़ उम्र का मालिक काउंटर पर बैठा सिगार पी रहा था। एक मुलाजिम काउंटर पर खड़ा रजिस्टर में इंतराज कर रहा था। मालिक के सांवले माथे पर मुहराब का निशान था। दुकान में मक्का और मदीना के खाके बने हुए थे। मैंने लॉन्ड्री के मालिक के पास जाकर बड़े अदब से झुककर सलाम किया और कहा, हजूर, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम उमर हयात है, आपकी दुकान आपकी मदद का तलबगार हूँ। लॉन्ड्री के मालिक ने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, तुम कौन हो? शक्ल से तुम मद्रास या आंध्र प्रदेश के नहीं लगते, कहाँ से आए हो? मैंने इंतहाई दर्दनाक लहजे में उसे जो कहानी सुनाई वो ये थी कि मैं भारतीय पंजाब की मुसलमान रियासत मालेर कोटला का रहने वाला हूँ। मेरे वालिदैन मर चुके हैं। मेरे माँ बाप ने मेरे नाम काफ़ी जायदाद छोड़ी, मगर मेरा चचा इस जायदाद की खातिर मेरा दुश्मन हो गया और किराए के कातिल मेरे पीछे लगा दिए। मैं जान बचाकर दिल्ली भागा। कातिल वहाँ भी पहुँच गए। मैंने वहाँ से भी राह फरार इख्तियार की और इस शहर में आ गया हूँ। वो इतनी दूर नहीं आ सकेंगे। लॉन्ड्री का मालिक बड़ी तवज्जो से मेरी कहानी सुनता रहा। किबला में शरीफ और साहिब जायदाद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि मुझे अपनी लॉन्ड्री में कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए ताकि रिज़्क़ हलाल कमा कर अपना पेट भर सकूं। इससे ज़्यादा मुझे किसी शय की ख्वाहिश नहीं। आपके पास इसीलिए हाज़िर हुआ हूँ कि मैं किसी साहिब ईमान के यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। लॉन्ड्री के मालिक ने कदरे तवक्कुफ़ के बाद काउंटर पर खड़े लड़के से हैदराबादी उर्दू में पूछा कि बुंदू को ड्यूटी से गैर हाजिर हुए कितने दिन हो गए हैं। लड़के ने रजिस्टर देख कर कहा, आज उसे 7वां दिन है। मैंने बड़ी दिल सोजी से कहा, हजूर, मैं किसी की रोज़ी पर लात नहीं मारना चाहता। लॉन्ड्री के मालिक ने सिगरेट का गुल राखदान में झाड़ते हुए कहा, बुंदू आ गया तो उसे किसी दूसरे काम पर लगा देंगे। बहरहाल तुम आज से काम शुरू कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखो, अगर दुकान की कोई चीज़ इधर उधर हुई तो यहाँ की पुलिस मेरी खादिम है, तुम इस शहर से बाहर ना निकल सकोगे। मैंने कहा, किबला ख़ानदानी आदमी हूँ, ऐसी हरकत मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की। गुलबर्गा लॉन्ड्री के मालिक को सब वाजिबी साहब कहकर पुकारते थे। वो हैदराबादी दुक्कन का रहने वाला था और कई साल से यहाँ लॉन्ड्री चला रहा था। उसने मुझे अपनी लॉन्ड्री पर मुलाजिम रख लिया। रहने के लिए लॉन्ड्री के पीछे एक छोटा सा कमरा भी दे दिया, जहाँ लकड़ी के फर्श पर एक चटाई बिछी हुई थी। मेरा काम धुलाई के लिए आए हुए कपड़ों पर एक ख़ास किस्म का निशान लगाना था। वाजिबी साहब ने जब ये देखा कि मैं अच्छी खासी अंग्रेज़ी जानता हूँ तो उन्होंने मुझे हिसाब किताब पर लगा दिया। मुझे वहाँ काम करते हुए 1 महीना गुजर गया। मैंने छोटी छोटी मूंछें रख ली थी और अपने हुलिये को ज़्यादा से ज़्यादा छुपाने की गरज से मैं अपने सर पर हर वक्त कश्ती नुमा हैदराबादी टोपी पहने रखता था। मेरा लिबास भी हैदराबादी शुरफा जैसा ही था, उचकन और आड़ा पजामा। इस दौरान मैंने एटॉमिक रिएक्टर से आने वाली वैगन का पूरा शेड्यूल नोट कर लिया था। ये वैगन महीने में 2 बार एक ख़ास तारीख को मैले कपड़े, जिनमें ज़्यादातर चादरें, डॉक्टरों वाले लंबे सफ़ेद कोट और मास्क होते थे, लेकर आती और धुले हुए कपड़े लेकर वापस चली जाती। इस वैगन का ड्राइवर एक बूढ़ा तामिल हिंदू था जो सफ़ेद गोल टोपी और सफ़ेद लंबा कोट पहनता था। मैंने वाजवी साहब को अपने हुस्न और इखलाक से गर्विदा बना लिया था। मैं इनके साथ शाम की एक नमाज भी पढ़ता था। एक बार मेरे गले में पड़े हुए मुकद्दस नक्श के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि ये तावीज़ मेरी वालदा ने मरने से 2 रोज़ कबल मुझे दिया था और कहा था कि इसे गले से कभी ना उतारना, ये तुम्हारी खुश नसीबी की अलामत है। वाजबी साहब बोले, बजा फरमाया मियाँ उमर हयात, वालदा की दुआएं हमेशा साथ होती हैं। एटॉमिक रिएक्टर के बारे में वाजबी साहब की मालूमात वाजबी सी ही थी। ये रिएक्टर शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक वीरान मकाम पर वाक़ था, जहाँ इजाज़त के बगैर कोई नहीं जा सकता था।
वाजवी साहब को बस इसी कदर मालूम था कि इस एटमी मरकज़ में बिजली सप्लाई करने का कोई बहुत बड़ा जनरेटर तैयार हो रहा है, जिसकी मदद से भारत के सारे कारखाने दिन रात काम कर सकेंगे। एटमी रिएक्टर वालों ने अपने मुलाजमों को भी यही तासर दे रखा था। इस एतबार से अटामिक सेंटर में सिर्फ चंद साइंसदान ही ऐसे होंगे जिनको असल बात का इल्म होगा। ये कि इस जगह हाइड्रोजन बम के तजर्बे के लिए इब्तदाई काम हो रहा है। मुझे ये भी मालूम हुआ कि जो डॉक्टर और साइंसदान वहाँ काम करते हैं उनकी रहायश कोठियाँ वहीं बनी हुई हैं और वो वहीं रहते हैं। वैसे वो जब चाहें शहर आ जा सकते हैं, लेकिन बकौल वाजवी साहब के उनको बहुत कम शहर में देखा जाता है। मैंने एक हौसला अफजा बात ये भी नोट की कि महीने में एक बार हमारी लॉन्ड्री का एक शख्स वैगन में बैठकर किसी ज़रूरी दफ्तरी कार्रवाई के लिए अटामिक सेंटर जाता था। कभी कभी वाजवी साहब खुद भी चले जाते। इसके लिए इन दोनों को ख़ास इजाज़तनामे मिले हुए थे जो इन्हें वहाँ जाते हुए अपनी गर्दन में लटकाने पड़ते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वाजवी साहब को बुखार था। इस रोज़ लॉन्ड्री के आदमी को रसीदों पर दस्तखत कराने अटामिक सेंटर जाना था। दूसरा आदमी इत्तेफाक से छुट्टी पर था। अटामिक सेंटर की गाड़ी जाने के लिए तैयार थी। मैंने वाजवी साहब से कहा कि आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, मैं चला जाता हूँ। मियाँ बरखुरदार, तुम मेरी जगह वहाँ नहीं जा सकते, तुम्हारे लिए एक अलग इजाज़तनामा बनवाना पड़ेगा। चुनाचे अगले माह मेरा इजाज़तनामा भी बनवा दिया गया। ये नीले रंग का एक ID कार्ड था जिस पर मेरी तस्वीर चिस्पां थी और अटामिक सेंटर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के दस्तखत और मोहर लगी हुई थी। मेरे मिशन का पहला मरहला कामयाब हो गया। इसी महीने जब आखिरी तारीखों को अटामिक सेंटर की वैगन धुलाई लेने आई तो वाजवी साहब आराम में कुर्सी पर पुरसुकून बैठे सिगरेट पी रहे थे। बोले, आज तुम चले जाओ मियाँ, मगर ख्याल रहे इधर उधर झांकने या बगैर इजाज़त किसी तरफ जाने की हरगिज़ कोशिश न करना। खातर जमा रखिए किबला, मुझे तो अपने काम से गरज है। ये कहकर मैं वैगन में बैठ गया और अटामिक रिएक्टर की तरफ रवाना हो गया। ID कार्ड मैंने अपने गले में लटकाया था जो मेरी उचकन के बाहर सीने पर झूल रहा था। पहले तो वैगन नारियल के दरख्तों में घिरी हुई एक सड़क पर चलती रही। 10-15 किलोमीटर आगे निकलने के बाद रतीला इलाका शुरू हो गया। समंदर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। सड़क पुख्ता थी और रास्ते में हमें कोई गाड़ी आती जाती न मिली। दूर से मुझे एल्यूमिनियम का एक बुलबुला सा दिखाई दिया। ये अटामिक रिएक्टर का मखसूस गुंबद था। ये सफ़ेद रंग की एक 2 मंजिला इमारत के ऊपर बना हुआ था। इसके इर्द गिर्द बहुत से दफातर थे। अटामिक सेंटर की खास इमारतों के गिर्द खारदार तारों की ऊंची बाड़ थी। इसके बाहर वसी इलाके में दायरे की शक्ल में कितनी ही एक मंजिला कोठियाँ बनी थीं। इस सारे के सारे कम्प्लेक्स को एक और कोई 30 फुट ऊंची खारदार बाड़ की दीवार ने घेरे में ले रखा था। कम्प्लेक्स के बाहर फौज की चौकी थी। मेन गेट बंद था। इसके बाहर 2 गोरखा फौजी स्टेन गन लिए पहरा दे रहे थे। हमारी वैगन गेट पर रुक गई। एक गोरखा सपाई ड्राइवर के पास आया और ड्राइवर का ID कार्ड देखकर गोरखे फौजी ने मेरा कार्ड भी देखा। फिर मेरी शक्ल गौर से देखी और दूसरे सिपाही को इशारा करके कैबिन में जाकर फ़ोन पर नंबर मिलाया तो गेट अपने आप खुलना शुरू हो गया। वैगन कम्प्लेक्स में दाखिल हो गई। मैंने एक एक चीज़ का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। इस कम्प्लेक्स का कोई ब्लॉक ऐसा नहीं था जिसके बाहर कोई गोरखा सिपाही स्टेन गन लिए पैरा पर ना खड़ा हो। कुछ सफ़ेद लंबे कोट वाले साइंसदानों को मैंने एक ब्लॉक से निकलकर दूसरे ब्लॉक की तरफ जाते देखा। हमारी वैगन अटामिक कम्प्लेक्स के अकाउंट ऑफिस के सामने जाकर रुक गई। चीफ अकाउंट ऑफिसर एक काला कलूटा दुबला पतला तामिल था। उसके बालों में सफ़ेदी की झलक थी। वो माथे पर तिलक लगाए मेज़ पर बैठा काम कर रहा था। मुझे देखकर ड्राइवर ने तामिल ज़बान में कुछ पूछा। ड्राइवर ने भी तामिल ज़बान में कोई जवाब दिया। अकाउंट ऑफिसर ने ज़रा सा सर हिलाया, मेरा ID कार्ड देखा, अपने दस्तखत और दफ्तर की मोहर देखी और अंग्रेज़ी में बोला, तुम लॉन्ड्री वाले का नया आदमी है? मैंने कहा, यस सर। अकाउंट्स ऑफिसर की मेज़ पर उसके नाम की तख्ती पड़ी थी। स्वामी कृष्ण चिट्टी लिखा था। चिट्टी वहाँ की बड़ी आम गोत या ज़ात है। मद्रास और केरला में आपको चिट्टी ज़ात के बहुत लोग मिलेंगे। मैंने एहतियातन ज़्यादा गुफ्तगू न की। मिस्टर चिट्टी ने एक रजिस्टर मेरे आगे कर दिया। मैंने उस पर एक जगह दस्तखत कर दिए। इसने ख़ास रजिस्टर दराज में से निकाल कर खोला। मेरे दस्तखत का एक नमूना पहले से वहाँ मौजूद था। मिस्टर चिट्टी ने मेरे दस्तखतों का मुवाजना किया और चेक निकाल कर मुझे दे दिया। मैंने शुक्रिया अदा किया और दफ्तर से बाहर आ गया।
बाहर वैगन मेरे इंतज़ार में थी, उसमें मैं बैठा और वापस शहर आ गया। चेक वाजिबी साहब के हवाले किया तो वो बोले, मियाँ बरखुरदार, अब तुम ही जाया करोगे। ये मेरे मिशन की दूसरी कामयाबी थी। मई का महीना शुरू होते ही सख्त गर्मी पड़ने लगी। जून के इख्तिताम पर ज़बरदस्त बारिशें शुरू हो गईं। इस दौरान हर बार मैं ही चेक वसूल करने जाता रहा। मैंने अपनी चिकनी चपड़ी बातों से अकाउंट्स ऑफिसर मिस्टर चिट्टी से अच्छी खासी बेतकल्फी पैदा कर ली। एक बार मैं उसके घर उसकी बीवी के लिए सिल्क की साड़ी का तोहफा भी लेकर गया। मिस्टर चिट्टी शहर की एक पुरानी बिल्डिंग के फ्लैट में अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ रहता था। कलील तनख्वाह में गुजारा मुश्किल से होता था। सिल्क की साड़ी देखकर उसकी काली कलूटी बीवी की बांछें खिल गईं। मिस्टर चिट्टी पहले तो इतना कीमती तोहफा कबूल करने से इनकार करते रहे, फिर जब मैंने कहा कि मैं ये तोहफा अपनी बड़ी बहन यानी मिसिस चिट्टी के लिए लाया हूँ तो वो इनकार न कर सके। इस रोज़ मैंने उनकी बीवी को बहन कहना शुरू कर दिया। अब मैं हफ्ते में एक आध चक्कर उनके फ्लैट का ज़रूर लगाता। कभी उनकी बीवी के लिए चूड़ियाँ, बिंदे वगैरह ले जाता। मेरी इन हरकतों का लॉन्ड्री के मालिक वाजबी साहब को बस वाजबी सा ही इल्म था। अब मैंने अपने मंसूबे के तीसरे मरहले पर काम करना शुरू कर दिया। मिस्टर चिट्टी पर अपने मुसलमान होने का असर कम करने के लिए मैंने हैदराबादी लिबास तर्क करके पतलून कमीज़ पहनना शुरू कर दी थी, जो कि जनूबी हिंद के हिंदू और मुसलमान नौजवानों का आम पहनावा है। एक रोज़ मैं मिठाई का डिब्बा और मिसेस चिट्टी के लिए खूबसूरत चप्पल लेकर शाम को उनके फ्लैट पर गया तो मिसेस चिट्टी बेहद खुश हुए। उनकी बीवी ने फ़ौरन काफ़ी बनाना शुरू कर दी। अब मैं तामिल ज़बान में थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर लेता था। अपनी तामिल ज़बान को रवा करने के लिए मैं अक्सर वहाँ उसी ज़बान में बात करता था। काफ़ी आई तो मैंने इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। इधर उधर की बातें करने के बाद बड़े अफसुर्दा लहजे में मिस्टर चिट्टी को बताया कि लॉन्ड्री में वाजबी साहब मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, मगर वहाँ मुझे जो तनख्वाह मिलती है इससे मेरा गुजारा नहीं होता। मलीर कोटला में मेरी एक बेवा बहन है जिसके 4 बच्चे हैं। उनकी गुजर औकात भी मेरे ऊपर है, क्योंकि चचा ने हमारी जायदाद में से उससे कुछ नहीं दिया। मैंने कुछ ऐसी अदाकारी की कि मिस्टर चिट्टी मुतासर हो गया। मिस्टर चिट्टी कहने लगे, मैं तुम्हारी नौकरी का किसी दूसरी जगह बंदोबस्त करता हूँ। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं BSc हूँ तो वो उछल पड़े, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? मैं तुम्हें अपने एटॉमिक कम्प्लेक्स में ही नौकरी दिलवा सकता हूँ। ऐसा करो कि उन्होंने उसी वक्त अपनी बीवी को कहा कि अलमारी में से कागज़ कलम लाओ। उन्होंने मुझसे अंग्रेज़ी में दरख्वास्त लिखवाई। एक हफ्ते बाद मैं उनके यहाँ गया तो ये खुशखबरी सुनी कि 2-4 दिनों में मेरा काम बन जाएगा। एटॉमिक कम्प्लेक्स में नौकरी हासिल करना कोई खाला जी का घर नहीं था। बड़ी ज़बरदस्त तहकीकात हुई थी, लेकिन मिस्टर चिट्टी ने डायरेक्टर एटॉमिक सेंटर के सामने हाजिर होकर कहा कि वो मुझे जानते हैं और मेरी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मिस्टर चिट्टी की वहाँ बहुत इज्जत थी और बेहद असर व रसूख था। मुझे एटॉमिक कम्प्लेक्स में असिस्टेंट बॉय की नौकरी मिल गई। मेरी ड्यूटी एटॉमिक रिसर्च ब्लॉक के तहखाने के एक ऐसे ऑफिस में लगी जहाँ रिसर्च के नताइज का अहम डेटा ज़ीरोक्स करके बाबा एटॉमिक सेंटर को तजर्बे के लिए भेजा था। मुझे कम्प्लेक्स के अंदर ही एक क्वार्टर भी मिल गया जहाँ मैं दफ्तर ही के एक मुलाजम मिस्टर रामा राव के साथ रहने लगा। वाजबी साहब को जब मालूम हुआ कि मैं एटॉमिक कम्प्लेक्स में मुलाजम हो गया हूँ तो वो बेहद खुश हुए। मेरी तरक्की पर उन्होंने मेरे हक़ में मज़ीद दुआ की। मैंने यहाँ अपने मंसूबे के मुताबिक इंतहाई दयानतदारी, खामोशी और ज़िम्मेदारी से काम शुरू कर दिया। मैं वक्त पर ऑफिस जाता, वक्त पर वापस आता, जी लगा कर काम करता, किसी से फालतू बात ना करता, हर एक को अदब से झुककर सलाम करता। रिसर्च ब्लॉक के लोग मेरी इज्जत करने लगे। इस ब्लॉक के डायरेक्टर ने मेरी दयानतदारी और एहसास ज़िम्मेदारी से मुतासिर होकर मुझे तरक्की देकर सीक्रेट ब्लॉक के एक अहम ऑफिस में मुंतकिल कर दिया। यहाँ भी मैं बड़ी जानफशानी से काम करने लगा। ये दफ्तर भी ज़ेरे ज़मीन था। बहुत जल्द मुझे इल्म हो गया कि जिस कमरे में मैं काम करता हूँ उसके साथ वाले कमरे में फौलाद की 4 अलमारियाँ हैं जिनमें हाइड्रोजन ब्लास्ट के सिलसिले में एक अहम तरीन ब्लू प्रिंट को 4 हिस्सों में तकसीम करके रख दिया गया है और ये अलमारियाँ एक ख़ास नंबर मिलाने से खुलती हैं। इस ब्लू प्रिंट की मदद से यूरेनियम अफसूद करके हाइड्रोजन ब्लास्ट के लिए तैयार किया जाता रहा। मैंने इस ब्लू प्रिंट को ज़ाया करने का फ़ैसला कर लिया। इस सीक्रेट रूम में एक मद्रासी डॉक्टर की ड्यूटी लगी हुई थी जिसको 4 अलमारियों के सीक्रेट नंबर याद थे। बगैर इसकी इजाज़त के किसी को इन अलमारियों के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। इस मद्रासी डॉक्टर की मदद के लिए वहाँ उसका एक असिस्टेंट मौजूद रहता था। इस असिस्टेंट का नाम समराथन था।
میں نے اس پر اپنی چشم کرم ڈالی۔ لنچ کے وقت کیفیٹیریا میں میں نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، اس سے دوستی شروع کر دی، اس سے فلمی اداکاروں کی باتیں کرتا، ایک اسے قمیض کا تحفہ بھی دے دیا۔ سمراتھن میرا دوست بن گیا۔ اب ہم کیفیٹیریا میں اکٹھے بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھاتے تھے۔ ایک روز میں صبح اپنے کوارٹر سے آفس آیا تو V2 کی ایک گولی میری جیب میں تھی۔ لنچ بریک ہوا تو میں کیفیٹیریا میں آ گیا۔ سمراتھن میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنا ڈبہ اور میں نے اپنا ڈبہ کھولا۔ وہ چاول اور سبزی لایا تھا، میں بھی چاول لایا تھا۔ میرا کوارٹر کا ساتھی راما راؤ بہت اچھا پکا لیتا تھا، میں اسے پیسے دے دیتا تھا اور ہم مل کر کھانا کھاتے تھے۔ سمراتھن اور میں تامل میں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگے۔ کولر چاند قدم کے فاصلے پر دیوار کے اندر لگا ہوا تھا۔ کھانا کھاتے کھاتے میں خالی گلاس لے کر اٹھا اور کولر میں سے ٹھنڈا پانی لے آیا۔ اس دوران میں نے اس میں V2 کی بے رنگ اور تیزی سے حل ہو جانے والی بے ذائقہ گولی ڈال دی تھی۔ میں نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ سمراتھن کی عادت تھی کہ ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد پانی پیتا تھا۔ کھانا ختم ہوا تو اس نے V2 کی گولی والا حل شدہ گلاس اٹھایا اور گھٹا گھٹ پانی پی گیا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی اور نتیجے کا انتظار کرنے لگا۔ نتیجہ کیفیٹیریا میں نہ نکلا۔ سمراتھن اپنے کمرے میں اور میرے کمرے میں آ گیا۔ بمشکل کوئی 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ سمراتھن کے سیکرٹ روم میں سے شور کی آواز آئی۔ اس کا باس مدراسی ڈاکٹر گھبرایا ہوا باہر نکلا اور بولا، سمراتھن کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسے سنبھالو۔ ہم سب کمرے کی طرف لپکے۔ سمراتھن سیکرٹ روم سے باہر آ گیا۔ وہ بلند آواز میں انڈین کانگریس حکومت کے خلاف تقریر کر رہا تھا۔ اسی وقت اسے قابو میں کر لیا گیا۔ سیکورٹی والے اسے باہر لے گئے۔ دفتر میں چہ مگوئیاں ہونے لگیں کہ سمراتھن کو اچانک کیا ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ وہ شروع ہی سے کانگریس حکومت کے خلاف تھا۔ کوئی بولا، ارے گرمی اس کے دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ بہرحال سمراتھن کو اسپتال پہنچا دیا گیا اور سیکرٹ روم میں اس کا کام ختم کر دیا گیا۔ اب اس کی جگہ پر کرنے کا سوال اٹھا تو میں نے مسٹر چینی کی خدمات حاصل کی۔ ان کی سفارش پر میرا ریکارڈ دیکھا گیا۔ میرا ریکارڈ بے حد قابل اعتماد تھا۔ مجھ سے کبھی کوئی بھول چوک نہیں ہوئی تھی۔ مجھے سمراتھن کی جگہ سیکرٹ روم میں تعینات کر دیا گیا۔ اب میں نے اپنی خوش اخلاقی، میٹھی میٹھی باتوں اور تحفے کی مدد سے مدراسی ڈاکٹر کو پالن پر بھی اپنی نرم دلی، اخلاقی اور شرافت کا سکہ جما دیا۔ ہفتے میں 1-2 بار ایسا ہوتا تھا کہ اٹامک ری ایکٹر بلاک سے کوئی نہ کوئی انڈین سائنسدان آتا۔ مدراسی ڈاکٹر اس کے لیے خفیہ نمبر ملا کر باری باری چاروں فولادی الماریاں کھولتا۔ انڈین سائنسدان الماری میں رکھے بلیو پرنٹ کے چاروں حصوں کو دیکھ کر اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھتا اور چلا جاتا۔ میں نے دیکھا کہ سیکرٹ بلیو پرنٹ کی چاروں الماریوں کے نمبر مدراسی ڈاکٹر کو پوری طرح یاد نہیں ہیں۔ وہ ہر بار جیب سے چابی نکال کر اپنی دراز کھولتا، اس کے اندر رکھی ہوئی کسی کاپی سے نمبر پڑھ کر الماریاں کھولتا جاتا۔ اب میں نے اپنی اگلی اسکیم پر غور کرنا شروع کر دیا۔ میں یہ خفیہ نمبر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے گلے میں پڑے مقدس نقش کو آزمانے کے بارے میں سوچا، کیوں نہ مدراسی ڈاکٹر کے دل پر مقدس نقش کا اثر ڈال کر اس خفیہ نمبر کو حاصل کر لوں اور پھر اسی مقدس نقش کے اثر سے حکم دوں کہ وہ سب کچھ بھول جائے۔ لیکن اس میں بہت بڑا خطرہ تھا۔ اگر کسی وجہ سے مدراسی ڈاکٹر پر مقدس نقش کا اثر نہ ہوا اور میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ مجھے الماریوں کے خفیہ نمبر بتاؤ، تو میں مارا گیا۔ اس کے بعد میرا بچاؤ مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ میں 2-3 روز تک اس مسئلے پر غور کرتا رہا۔ ایک روز میں کیفیٹیریا میں اکیلا بیٹھا کافی پی رہا تھا کہ اچانک ایک اسکیم میرے ذہن میں آ گئی۔ میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے کیمسٹری پڑھ رکھی تھی۔ میں نے ایک ایسا بے ذائقہ محلول سفوف تیار کیا جس کے چند قطرے پینے سے انسان نصف گھنٹے کے لیے بے ہوش ہو سکتا ہے۔ اس کا تجربہ میں نے اپنے کوارٹر میں ایک بلی پر کیا۔ میں نے دودھ میں اس محلول کو چھوٹی سی شیشی میں ڈال کر بند کیا، اس پر سے انگلیوں کے نشان مٹائے اور روئی میں لپیٹ کر اپنی جیب میں رکھ کر دفتر آ گیا۔ 4 بجے میں اور مدراسی ڈاکٹر گوپالن کافی پیا کرتے تھے۔ وہیں کمرے میں الیکٹرک کافی پاٹ رکھا تھا، ساتھ ہی 2 مگ بھی پڑے رہتے تھے۔ اس روز میں نے جان بوجھ کر ڈاکٹر گوپالن سے کہا کہ گروجی آج آپ اپنے ہاتھ سے کافی بنائیں۔ ڈاکٹر گوپالن مسکراتا ہوا اٹھا اور کونے والی میز کے پاس کھڑے ہو کر کافی بنانے لگا۔ میں نے دونوں مگ صاف کر کے ٹرے میں رکھ کر اس کے پاس لے گیا۔ میں نے ڈاکٹر گوپالن کے مگ میں شیشی سے چند قطرے ڈال دیے، پھر شوگر پاٹ کھول کر پوچھا، ڈاکٹر گروجی چینی تو آپ وہی
आधा चमचा पिएगा ना। डॉक्टर गोपालन ने इस बात में सर हिलाया और काफ़ी तैयार करके पहले मेरे मग में फिर अपने मग में डाली और हम अपनी मेज़ पर आकर बैठ गए और काफ़ी पीते हुए बातें शुरू कर दी। शाम 6:30 बजे हम सीक्रेट रूम को लॉक करते थे। अभी 2 घंटे बाकी थे। बातें करते करते डॉक्टर ने ऊँघना शुरू कर दिया और फिर बेहोश हो गया। उसके मग में अभी काफ़ी पड़ी थी। मैंने रुमाल से उसके मग पर लगे हुए अपनी उंगलियों के निशान साफ कर दिए। उसकी जेब से चाबी निकाल कर दराज खोली। कॉपी में से अलमारियों के खुफिया नंबरों की मदद से बारी बारी चारों अलमारियां खोलकर हाइड्रोजन ब्लास्ट के ब्लू प्रिंट निकाल कर मेज़ पर रखे। अलमारियों को इसी तरह बंद करके नंबरों की मदद से ताले लगाए। एक बार फिर रुमाल से अलमारियों पर अपनी उंगलियों के निशान पूंछे। अपने काफ़ी के मग में बेहोशी के महलूल के चंद कतरे डाले। ब्लू प्रिंट को बाथरूम में ले जाकर आग लगाकर बैतल खला के सिंक में डाल दिया। ब्लू प्रिंट के चारों हिस्से देखते ही देखते जल कर राख हो गए। फिर मैंने सिंक की हत्थी नीचे कर दी। पानी का एक पुरशोर रेला आया और ब्लू प्रिंट की राख और बचे खचे टुकड़ों को बहाकर ले गया। बाथरूम में एयर कंडीशन का ब्लू एयर लगा हुआ था। धुआं तेजी से बाहर निकल गया। अपनी उंगलियों के निशान साफ करके मैंने रुमाल की मदद से मेज की दराज बंद करके चाबी बेहोश डॉक्टर गोपालन की जेब में रख दी। इस सारे काम में कुल 7 मिनट सरफ हुए थे। अब मैंने अपने मग में से काफ़ी के 2-3 घूंट पिए और अपने बेहोश होने का इंतज़ार करने लगा। 1.5 मिनट बाद मेरा सर बूझल होने लगा। आंखें अपने आप बंद हो गईं और फिर मुझे कुछ होश ना रहा। होश आया तो दफ्तर का अमला और सिक्योरिटी गार्ड हमें होश में लाने की कोशिश करते नजर आए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, डायरेक्टर रिसर्च और डायरेक्टर जनरल चारों फुलादी अलमारियां खोले तलाशी ले रहे थे। मद्रासी डॉक्टर गोपालन भी होश में आ चुका था। हमारे बयानात लिए गए। डॉक्टर गोपालन ने कहा कि काफ़ी पीते ही उस पर गनुदगी तारी हो गई और वो बेहोश हो गया। मैंने भी अपने बयान में यही कहा कि मग्गों में बची हुई काफ़ी का तजुर्बा किया गया तो मालूम हुआ कि उसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। अलमारियों में से ब्लू प्रिंट के चारों हिस्से गायब थे। हम दोनों को हेल्थ यूनिट में पहुंचा दिया गया। फौरन एक बूढ़े ने तहकीकात शुरू कर दी। नतीजा वो निकला जिसके लिए मैंने ये सारा मंसूबा तैयार किया था। तहकीकाती अफीसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दुश्मन का कोई एजेंट एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में मौजूद है जिसने मौका देखकर मिस्टर उमर हयात यानी मुझे और डॉक्टर गोपालन को दवा पिलाकर बेहोश कर दिया और इंतहाई कीमती ब्लू प्रिंट्स निकाल कर फरार हो गया। इस तहकीकाती रिपोर्ट के बाद कम्प्लेक्स में हिफाजती इंतजामात इंतहाई सख्त कर दिए गए। जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड मुतय्यन हो गए और कम्प्लेक्स में महकमे ने अपने एजेंट छोड़ दिए ताकि इस जासूस का सुराग लगाया जा सके जिसने ब्लू प्रिंट्स चुरा लिए थे। मेरा ख्याल था कि मैंने मंड एम एटॉमिक रिएक्टर को पाकिस्तान के खिलाफ तैयार किए जाने वाले हाइड्रोजन बम से महरूम कर दिया है, लेकिन बहुत जल्द मालूम हो गया कि मेरा ख्याल गलत है, क्योंकि उसी ब्लू प्रिंट की 2 नकलें बाबा एटॉमिक सेंटर महाराष्ट्र में मौजूद हैं और उनकी 4 कापियां बहुत जल्द मंड एम एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में पहुंचने वाली हैं। अब मैंने इस कॉम्प्लेक्स ही को धमाके से उड़ाने का फैसला कर लिया। इंतज़ामिया ने मुझे और डॉक्टर गोपालन को सीक्रेट रूम से तब्दील कर दिया। मेरी खिदमात एडमिनिस्ट्रेशन वालों के हवाले कर दी गई। इस दौरान मुझसे काफ़ी पूछगछ की गई थी, मगर मैंने वही बयान दिया कि जो डॉक्टर गोपालन दे चुका था कि हमें कुछ मालूम नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ। बस काफ़ी के चंद घूंट पी कर ही हम बेहोश हो गए। इस वाक़े को 5वां दिन जा रहा था कि मैं अपने ऑफिस में काम में मसरूफ़ था कि दोपहर के 5 बज रहे थे। हमें 6 बजे छुट्टी होती थी कि चपड़ासी ने आकर कहा कि मुझे डायरेक्टर रिसर्च ब्लॉक ने अपने ऑफिस में बुलाया है। मैं समझा कोई दफ्तरी काम होगा, शायद मेरी ड्यूटी एक बार फिर सीक्रेट रूम में लगाई जा रही है। एहतियात के तौर पर मैंने अपनी कमीज़ का ऊपर वाला बटन खोल दिया, जिसके बाद मुझे गले में पड़ा हुआ मुकद्दस नक्श नजर आने लगा। मैं नहायत सुकून से डायरेक्टर के कमरे में दाखिल हुआ ही था कि सामने बैठे हुए एक शनासा आदमी को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये तरचनापुली की मिलिट्री इंटेलिजेंस का वही आदमी था जो मुझे अंडरग्राउंड लेबॉर्ट्री में अपने चीफ से मिलवाने ले जाया करता था। इसने मुझे देखते ही पहचान लिया और उसके मुंह से बेइख्तियार निकल गया, तुम? मेरा कुदरती रद्द अमल वही था जो मैंने किया। दिल में कलमा तैयबा पढ़कर मैंने सीने पर लटकते मुकद्दस नक्श पर एक नज़र डाली। इस शख्स की आंखों में आंखें डालकर दिल में दोहराया, तुम मुझे जानते हो, मैं तरचनापुली में तुम्हारा दोस्त था। डायरेक्टर ने एजेंट की तरफ देखकर पूछा, आप इसे जानते हैं क्या?
एजेंट के दिल की काया पलट चुकी थी। वो मुकद्दस नक्श के ज़ेरे असर था। वो खाली खाली नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए लड़खड़ाती ज़बान में बोला, हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये तरचना पुली में मेरा दोस्त था। मैं अभी तक तरचना पुली के एजेंट की आंखों में आंखें डाले हुए था। मैंने एक बार फिर उसे मुखातिब करके दिल में दोहराया, इसके बाद तुम मुझे भूल जाओगे। डायरेक्टर ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि तुम जा सकते हो। मैं कमरे से बाहर निकल आया। ये एक नई मुसीबत आ गई थी। अगरचे वक्ती तौर पर मैंने उससे छुटकारा पा लिया था, लेकिन उससे किसी वक्त भी दोबारा सामना हो सकता था। अब मैं कहाँ कहाँ मुकद्दस नक्श को इस्तेमाल करूँगा। वो कहीं ना कहीं मुझे पहचान लेगा और भांडा फूट जाएगा। दफ्तर बंद होने में अभी पौन घंटा बाकी था। मैंने अपने साथ क्लर्क से बात की तो उसने बताया कि तरचना पुलिस मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर यहाँ खसूसी तहकीकात के लिए आया है। मालूम हुआ कि वो कम्प्लेक्स में ही किसी एक जगह ठहरा हुआ है और अभी एक हफ्ते तक यहाँ रह कर तफ्तीश करेगा। मैं कम्प्लेक्स के रिएक्टर को बग से उड़ाने का प्लान बना रहा था और उसके लिए कुछ केमिकल हासिल करके इंतहाई ताकतवर बम ब्लास्ट के बारे में गौर कर रहा था कि तरचना पुली की ये बला आन नाजल हुई थी। उसे एक हफ्ता तक यहाँ क़याम करना था। जाहिर है वो रोज़ कम्प्लेक्स में आएगा। मैं उससे कहाँ तक छुप सकूँगा। एक बार तो वो मुकद्दस नक्श की वजह से मुझे बुला बैठा था, लेकिन अगर दोबारा उसका आमना सामना हो गया तो वो मुझे फ़ौरन पहचान लेगा। हो सकता है मुझे इतनी मोहलत ही ना मिले कि मैं मुकद्दस नक्श का अमल कर सकूं। ये सूरत हाल मेरे लिए बेहद तशवीशनाक थी। आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस नई मुसीबत से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा हासिल करना चाहिए। मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं था। एक नहायत खुफिया और नहायत कारआमद हथियार जहरीला सिगार था, लेकिन वो भी नहीं रहा था। इसी फिक्र में डूबा हुआ था कि 6 बज गए। दफ्तर के सदर दरवाजे से निकलने की बजाय मैं अकबी दरवाजे से गुजरकर अपने क्वार्टर की तरफ चलने लगा। क्वार्टर में मेरा साथी समरातन पहले पहुंच चुका था और चूल्हे पर कैतली रखे काफ़ी के लिए पानी गर्म कर रहा था। उसने मुझे देखते ही पूछा, तुम्हें डायरेक्टर ने बुलाया था सुना है? तरचना पुलिस से मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी आया हुआ है। मैंने कहा हाँ, उसने मुझसे चंद सवाल किए थे। मैं कुर्सी पर बैठ गया। यार समराथन, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस वाला कौन सी कोठी में ठहरा हुआ है यहाँ? समराथन ने कैतली में काफ़ी डालते हुए कंधे उचका कर कहा, कुछ मालूम नहीं, मगर तुम क्यों पूछते हो? वैसे ही पूछ रहा था यार। अच्छा आज क्या पका रहे हो? मैंने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। मेरी आंखें कमरे की सामने खुली हुई खिड़की पर जमी हुई थी, जिसमें बाहर से नारियल के दरख्त का तना नजर आ रहा था, लेकिन असल में मेरा ज़हन तरचना पुली के एजेंट को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था। मेरा रूममेट समराथन प्यालों में काफ़ी अंडेलते हुए कह रहा था कि आज तो मैं बैंगन बनाऊंगा। इतने में क्वार्टर का दरवाज़ा खुला और मेरे सामने तरचना पुली का एजेंट खड़ा था। कर्नल मनी, हम तुम्हारी तलाश में थे, बाहर निकल आओ, तुम्हारा भांडा फूट चुका है। मुझ पर जैसे बिजली गिर गई। तरचना पुली के एजेंट ने बाहर खड़े सिक्योरिटी वालों को इशारे से अंदर बुला लिया। उसके बाद 1 सेकंड से भी कम वक्त में मैं अपनी जगह से उछला और लंबी डाइव लगाकर खिड़की से बाहर नारियल के दरख्त के पास रेत पर जा गिरा। मेरे पीछे क्वार्टर में शोर मच गया। पिस्तौल के फायर की आवाज़ भी गूंजी। मैं एक तरफ भागने लगा। मेरी दाईं जानब क्वार्टरों की कतार थी। सामने रेतला मैदान था और उसके पीछे ऊंची खारदार बाड़ थी। इस बाड़ को मैं फलांग नहीं सकता था। वो लोग मेरे पीछे भागे आ रहे थे। पिस्तौल के 2 फायर हुए। गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। किसी ने तामिल ज़बान में चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। मैंने महसूस किया कि मैं फंस गया हूँ। कोई राह फरार नहीं थी। सामने खारदार बाढ़ आ गई। मैं रुक गया। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पिस्तौल दिखाकर हाथ उठाने का हुक्म दिया। छुट्टी का वक्त था। कम्प्लेक्स के मुलाजम घरों को जाते जाते रुक गए। खासा हजूम हो गया था। बहुत जल्द शोर मच गया कि पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ पीछे बांधकर मुझे जीप में बिठा लिया और पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। तरचना पुली का एजेंट मेरे साथ था। थाने में सबसे पहले मेरी तलाशी ली गई। मेरी जेब से V2 की बची हुई 2 गोलियां निकलीं, जिन्हें मैं हमेशा अपनी जेब में रखता था। उन्हें तरचना पुली के एजेंट ने फ़ौरन पहचान लिया और मुझे घूरते हुए बोला, तो कर्नल मनी साहब, आपने हमें यहाँ भी धोखा दिया। खैर कोई बात नहीं, सब हिसाब चुका दिया जाएगा। सिपाही मेरे गले का नक्श उतारने लगा तो मैंने तामिल ज़बान में गिड़गिड़ा कर कहा कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तरचना पुली के एजेंट ने उठकर उलट पुलट कर देखा। मैंने कहा,
یہ محض ایک تویز ہے، میری ماں نے میرے گلے میں ڈالا تھا۔ ایجنٹ ہنس کر بولا، اگر اس میں کوئی اثر ہوتا تو تم آج گرفتار نہ ہوتے، یہ تویز بھی تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ اس نے سپاہی سے کہا کہ اس تویز کو رہنے دیا جائے۔ سپاہی نے تویز دوبارہ میرے گلے میں ڈال دیا۔ ایجنٹ نے ترچنا پولی ملٹری ہیڈ کوارٹر میں چیف ایجنٹ کو فون کر کے اجازت حاصل کر لی کہ وہ مجھے پولیس کی نگرانی میں ترچنا ہیڈ کوارٹر لے آئے تاکہ مجھ سے مزید پوچھ گچھ کی جا سکے۔ مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ باہر 2 مسلح سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ رات کے 8 بجے مجھے ہتھکڑی لگا کر جیپ میں بیٹھا دیا گیا۔ ترچنا پولی کا ایجنٹ، پولیس انچارج اور 2 سپاہی بھی ساتھ ہو گئے اور جیپ منڈیم ریلوے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ دونوں سپاہی رائفلیں کاندھوں پر لٹکائے میرے سر پر سوار تھے۔ ایک سپاہی کی بیلٹ سے میری ہتھکڑی کی زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ پولیس انچارج اسٹیشن ماسٹر سے ٹرین کی آمد کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ ترچنا پولی ایجنٹ کسی کو ٹیلی فون کر رہا تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد دنش کوڈی کی طرف ترچنا پولی جانے والی گاڑی آ گئی۔ مجھے سب سے پچھلی گاڑی کے ڈبے میں بٹھایا گیا۔ دونوں سپاہی، پولیس انچارج اور ترچنا پولی ایجنٹ بھی اسی ڈبے میں میرے ساتھ سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ ترچنا پولی کا ایجنٹ کہنے لگا، یہ شخص پاکستان کا بڑا ہی خطرناک جاسوس ہے۔ اس نے ہمارے کتنے ہی آدمیوں اور ملٹری افسروں کو قتل کیا ہے۔ پنجاب اور اتر پردیش میں تو اس کی گرفتاری کے لیے انعام بھی مقرر ہوا ہے۔ اب یہ ہم سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا، ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے فرار کے طریقوں پر غور کر رہا تھا۔ ٹرین چلی تو میں نے سوچا کہ مقدس نقش میرے گلے میں ہے، مگر میں اس سے خاطر خواہ کام نہیں لے سکتا۔ بیک وقت 4 آدمیوں کو میں اس سے متاثر کر کے فرار نہیں ہو سکتا۔ نقش اس وقت میرے لیے بیکار ہو چکا تھا۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے فرار کے ایک پہلو پر غور کرنا شروع کر دیا۔ گارڈ کونے میں اپنے لکڑی کے صندوق پر بیٹھا رجسٹر پر کچھ اندراج کر رہا تھا۔ ٹرین رات کے ابتدائی اندھیرے میں شمال کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں وہاں میرے قریب ہی کھڑکی تھی جس کا شیشہ چڑھا ہوا تھا۔ میری توجہ کا مرکز اب صرف میری ہتھ کڑی تھی۔ میرے صرف ایک ہاتھ میں آئینی کڑی لگی ہوئی تھی، دوسرا ہاتھ بالکل خالی تھا۔ میں اپنے خالی ہاتھ کو کھجانے کے بعد آہستہ سے آئینی کڑی والے ہاتھ کے پاس لے گیا اور کھجانے لگا۔ میں نے لوہے کی ہتھکڑی کے کڑے کو ذرا سا زور لگا کر آگے کو دبایا تو کڑا میری کلائی پر ہتھیلی کے پاس آ کر رک گیا۔ میں نے خالی ہاتھ پیچھے کر لیا اور سر کھڑکی کے شیشے سے یوں لگا کر آنکھیں بند کر لی گویا نیند آ رہی ہو۔ ٹرین بھاگی جا رہی تھی۔ ترچنا پولی کا اسٹیشن پھوٹنے کے قریب تھا۔ میرے پاس ساری رات پڑی تھی۔ ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی تو پولیس انچارج نے چاول منگوا لیے، تھوڑے سے مجھے بھی کھانے کو دیے۔ ٹرین آگے روانہ ہو گئی۔ اگلا سٹاپ کافی دور تھا۔ ٹرین ایک نپی تلی رفتار کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ ایک خاص سرتال سے اس کے پہیوں کا شور بلند ہو رہا تھا۔ گارڈ اپنے صندوق پر ٹیک لگائے بیٹھا اونگھے جا رہا تھا۔ کوئی آدھ گھنٹہ کے بعد پولیس انچارج بھی اونگنے لگا۔ اس کا سر آہستہ آہستہ چھاتی سے لگ جاتا۔ وہ چونک کر سر کو اٹھاتا، مجھے دیکھتا، پھر اونگنا شروع کر دیتا۔ اسے دیکھ کر پولیس کے دونوں سپاہی بھی اونگنے لگتے۔ ترچنا پولی ایجنٹ نے پہلے ہی سر دیوار سے لگا کر آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ یہ میرے لیے ایک سنہرا موقع تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ پیٹ کے ساتھ لگا لیے اور سیٹ پر اکڑوں بیٹھ کر سڑ کھڑکی سے لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، لیکن میں دائیں ہاتھ کی مدد سے بائیں ہاتھ کو آہنی کڑی سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میرے بایاں ہاتھ کی ہتھیلی کا ابھار لچکیلا ہو گیا اور ہتھکڑی کا کڑا تھوڑا سا آگے کو کھسک گیا۔ میں نے پورا زور لگاتے ہوئے کوشش جاری رکھی۔ ٹرین کی بریک لگی اور اس کی رفتار آہستہ ہونا شروع ہو گئی۔ پولیس انچارج نے آنکھیں کھول کر پہلے مجھے دیکھا، پھر پولیس کے سپاہیوں کو ڈانٹا کہ وہ کیوں سو رہے ہیں۔ ٹرین ویرانے کے آؤٹر سگنل کے قریب کھڑی تھی۔ انجن بار بار وصل دے رہا تھا۔ میں نے اپنا جکڑا ہوا ہاتھ اوپر اٹھا کر بایاں بازو کھجایا۔ میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہتھکڑی ابھی تک لگی ہوئی ہے۔ ترچنا پولی ایجنٹ سیٹ پر مزید کھسک گیا تھا اور گہری نیند سو رہا تھا۔ ٹرین آگے کھسکنے لگی۔ ایک اسٹیشن آ گیا۔ تھوڑی دیر ٹرین یہاں رکی رہی۔ پولیس انچارج نے کھڑکی میں سے سر نکال کر دیکھا، گارڈ پہلے ہی باہر جا چکا تھا۔ 10 منٹ بعد ٹرین روانہ ہوگی۔ پولیس انچارج نے گارڈ سے تامل زبان میں پوچھا کہ گاڑی ترچنا پولی رائٹ ٹائم پر پہنچ جائے گی۔ گارڈ نے اپنی گھڑی دیکھ کر کہا 10 منٹ اسی جگہ لیٹ ہو گئی ہے۔
लेकिन मेरा ख्याल है ड्राइवर लेट निकाल लेगा, हम सुबह 4 बजे तक तिरुचिरापल्ली पहुंच जाएंगे। गार्ड ने बताया कि इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। पुलिस इंचार्ज ने पूछा अब किस स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी। अब जोलरपट्टा जंक्शन आएगा, मगर ये अभी काफी दूर है, ट्रेन 12 बजे रात वहां पहुंचेगी। पहले तो गोदावरी दरिया आएगा। मेरे कान खड़े हो गए। मेरा टारगेट गोदावरी दरिया होना चाहिए। अगर मैं दरिया के अलावा किसी और जगह खुशकी पर खिड़की में से कूदता तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाने का अंदेशा था, क्योंकि यहाँ ट्रेन के दोनों जानिब रेत ही रेत थी। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो पुलिस इंचार्ज पर नींद का दोबारा हमला हो गया। उसके बाद सिपाही भी ऊँघने लगे। मैंने हथकड़ी में से हाथ निकालने की जदोजहद तेज कर दी। लोहे का कड़ा मेरी हथेली के उबार की हड्डी पर जाकर रुक जाता था। मैं जोर लगा लगा कर कड़े को हड्डी से आगे ले जाने की कोशिश करने लगा। हथकड़ी वाला बायां हाथ सांप की तरह हरकत कर रहा था। आधे घंटे की सर तोड़ कोशिश और हथेली की हड्डी वाले उबार को जख्मी कर लेने के बाद अचानक मेरा हाथ कड़ी से निकल आया। मैंने पुलिस इंचार्ज, सिपाहियों और तिरुचिरापल्ली एजेंट का जायजा लिया। सब लोग ऊँघते ऊँघते गर्दने ढुलकाए सो रहे थे। कंपार्टमेंट में सामने वाली खिड़की खुली थी। ताज़ा हवा बराबर अंदर आ रही थी। मैंने एहतियात और आहिस्तगी के साथ अपनी खिड़की के शीशे को नीचे खिसकाना शुरू कर दिया। इस खिड़की से हवा दाखिल होकर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जानिब वाक़े खुली खिड़की से आती हुई हवा में घुल मिल गई। अगर मैं एकदम से खिड़की का शीशा नीचे कर देता तो हवा के नागहानी शोर से इन लोगों की आंख खुल सकती थी। हवा का रुख कुछ ऐसा था कि खिड़की से टकरा कर पीछे की तरफ जा रही थी। मैंने हिफ्ज़े मा तकद्दम के तौर पर अपना आप खुली खिड़की के आगे कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब मुझे दरिया का इंतजार था। इतना मुझे याद था कि मद्रास से मन डैम की तरफ आते हुए रास्ते में जो भी दरिया आया उसका पुल ऊपर से खुला था। चूंकि ये दरिया ज्यादा चौड़े नहीं थे, इसीलिए इन पर खुले पुल डाल दिए गए थे। ये बात मेरे हक में जाती थी, वरना मैं आईनी जंगलों से ढके हुए पुल पर से कभी नहीं कूद सकता था। मैंने दिल में खुदा से दुआ मांगी कि मेरी मदद करे। मैंने हथकड़ी से अपना हाथ निकाल रखा था। 10 मिनट बाद दरिया आ गया और ट्रेन एक खास आवाज़ के साथ दरिया के पुल से गुजरने लगी और मैं तो इसी इंतजार में था। मैंने गर्दन निकाल कर नीचे देखा। अंधेरे में दरिया का चौड़ा पार्ट धुंधला दिखाई दे रहा था। मैं अल्लाह का नाम लेकर उठा और खिड़की से बाहर कूद गया। चूंकि यह ट्रेन का आखिरी डिब्बा था, इसलिए हवा का शदीद दबाव पीछे इंजन की तरफ था। खिड़की से गिरते ही दाईं जानिब से हवा का शदीद थप्पड़ मेरे जिस्म से टकराया और उसने मुझे आगे उछाल दिया। खिड़की से गिरते ही दाईं जानिब से हवा का शदीद थपेड़ा मेरे जिस्म से टकराया और उसने मुझे आगे उछाल दिया। मैं पुल पर से थोड़े ही फासले पर दरिया में जा गिरा और ठंडे पानी में नीचे ही नीचे उतरता चला गया। फिर मैं हाथ पांव मारता हुआ दरिया की सतह पर आ गया। मैं पुल की दूसरी तरफ आ चुका था। मैंने पुल की तरफ देखा। ट्रेन के आखिरी डब्बे के पीछे लगी हुई सुर्ख बत्ती की रोशनी मुझे ऐसे लगी जैसे एक जगह ठहर गई हो। मेरे छलांग लगाते ही यकीनन मुहाफिज बेदार हो गए होंगे और उन्होंने ट्रेन की जंजीर खींच दी होगी, मगर दरिया की लहरें मुझे तेजी से आगे ही आगे बहाए ले जा रही थी। मैंने बहाव के साथ तैरना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में पिस्तौल के 2 धमाके सुनाई दिए, लेकिन मैं उन लोगों की पहुंच से बाहर निकल चुका था। अब रात का अंधेरा था, दरिया की सैलाबी लहरें थीं और मैं था। मौत के मुंह से बच निकलने पर मेरे अंदर एक नया वलवला पैदा हो गया था। दरिया में तैरना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी और फिर सैलाबी दरिया की लहरें मुझे तैरने में बेहद मदद दे रही थी। मैं दरिया की लहरों पर सीधा और बेहिस होकर लेट गया और सांस खींचकर फेफड़े फुला लिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगा। इसे हम मुर्दा पैराकी कहा करते थे, यानी पानी की लहरों पर मुर्दे की तरह तैरना। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि यह दरिया आगे किधर जाता है और कहाँ से गुजरता है। सिर्फ इतना मालूम था कि यह जनूबी इलाका है और समंदर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हो सकता है सुबह होने तक मैं समंदर के किसी दहाने पर पहुँच जाऊँ। मुझे इस मकाम से पहले पहले दरिया से निकल जाना चाहिए था। दरिया की हिजानी लहरों की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। उनमें उठती बैठती डोलती लहरों के सीने पर किसी लाश की तरह तैरते हुए मेरी आंखें आसमान पर चमकते सितारों को तक रही थी। इसी तरह तैरने से मुझे सुकून मिल रहा था। मैंने आंखें घुमाकर किनारों की तरफ देखा। मैं दरिया के वस्त में था और किनारों की गहरी लकीर तारीकी में काफी दूर नजर आ रही थी। मैंने किनारे पर जाने की कोशिश नहीं की। रात गुजरती जा रही थी। देखते ही देखते सितारों ने ढलना शुरू कर दिया। मुझे दरिया की लहरों पर बहते हुए 2-2.5 घंटे
گزر گئے تھے۔ پھر مشرق میں صبح کاذب کی پھیکی پھیکی روشنی جھلک اٹھی۔ میں نے محسوس کیا کہ دریا کا پاٹ بھی چوڑا ہونے لگا ہے۔ دریا سے نکلنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے دریا میں ایک ڈبکی لگائی اور اپنا رخ مشرق کی طرف کر کے کنارے کی جانب تیرنا شروع کر دیا۔ میں بالکل تازہ دم تھا، صرف ٹھنڈے پانی سے میرے اعضاء سرد ہو گئے تھے۔ تیز تیز باہیں چلانے سے میرا خون گرم ہو گیا۔ دریا کا کنارہ اندھیرے میں ایک لمبی لکیر کی طرح تھا جو میری طرف بڑھ رہا تھا۔ جوں جوں میں آگے بڑھ رہا تھا، کنارے کی لکیر موٹی اور چوڑی ہونے لگی تھی۔ موجوں کا بہاؤ اب بھی تیز تھا۔ میرا رخ بار بار دریا کے وسط کی طرف ہو جاتا تھا۔ صبح کے اجالے میں مجھے دریا کنارے ناریل کے سیاہ خاکے نظر آنے لگے۔ میں جان فشانی سے تیرتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک میرے ہاتھ بانس کے ایک چھپر پر پڑے۔ یہ کسی جھونپڑی کی چھت کا حصہ تھا جو سیلاب میں کہیں پیچھے سے بہتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے اپنا آدھا جسم اس پر گرا دیا اور اپنے بائیں ہاتھ کو چپو کی طرح چلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں دریا کے کنارے جا لگا۔ یہاں زمین دلدلی تھی۔ سب سے زیادہ خطرہ سانپوں کا تھا۔ میں دلدلی کنارے سے نکل کر اوپر سوکھی جگہ پہنچ گیا جہاں ناریل کے جھنڈ دور تک چلے گئے تھے۔ میں خشک زمین پر بیٹھ گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میں تھک کر چور ہو گیا تھا، لیکن جان بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے کی کافوری روشنی میں نے نگاہ دوڑا کر ارد گرد دیکھا۔ یہ غیر آباد اور ویران علاقہ تھا۔ میں اٹھ کر دریا کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ چلتے چلتے صبح ہو گئی، سورج نکل آیا۔ آگے مجھے کچھ فاصلے پر دریا کے کنارے ہی ماہی گیروں کی کشتیاں بندھی ہوئی نظر آئیں۔ یہاں درختوں کے نیچے کچھ جھونپڑیاں بھی تھیں۔ میں کنارے سے اتر کر اس رخ پر چلنے لگا کہ ان جھونپڑیوں سے کچھ فاصلے سے ہو کر گزر جاؤں۔ یہاں زمین کہیں ریتلی تھی اور کہیں سوکھی، جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں ماہی گیروں کی جھونپڑیوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا کافی آگے نکل آیا۔ آگے پھر ناڑ اور ناریل کے درخت شروع ہو گئے۔ میرے گیلے کپڑے اب سوکھ گئے تھے۔ چلنے سے جوتوں میں ریت بھر گئی تھی۔ ایک جگہ میں نے سیاہ ناگ دیکھا، ایک ڈیری کے پاس پھنکارے مار رہا تھا۔ میں چپکے سے آگے نکل گیا۔ کوئی کچا راستہ بھی نہیں تھا۔ درختوں کے ایک جھنڈ ختم ہوتا تو دوسرا جھنڈ شروع ہو جاتا۔ دھوپ تیز ہو رہی تھی۔ میں نے جیکٹ اتار کر کاندھے پر رکھ لی۔ میری کوشش تھی کہ اس علاقے سے جتنی بھی دور نکل سکوں نکل جاؤں۔ آخر میں تھک گیا اور ایک جگہ چھالیا کے درخت سے ٹیک لگا کر سستانے لگا۔ مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، جہاں میں بیٹھا تھا وہاں ناریل کا کوئی درخت نہیں تھا۔ میں جنوب مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ جنوبی علاقہ 90% بنجر اور غیر آباد تھا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد میں پھر چل دیا۔ میں اب ایک نیا منصوبہ بنا چکا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ میں بھارت کے جنوبی ساحل کی آخری بندرگاہ دھنش کوڈی سے کسی طرح اسٹیمر میں سوار ہو کر سری لنکا کی طرف نکل جاؤں۔ شمالی ہند کی طرف جانا موت کے چنگل میں پھنسنے کے برابر تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جس مشن کو لے کر میں اتنی مصیبتیں جھیلتا یہاں تک پہنچا تھا، وہ مشن ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ میں نے جان کی بازی لگا کر اٹامک سینٹر کے بلیو پرنٹ جلا کر راکھ کر دیے تھے، مگر یہ آپریشن یوں رائے گاں ہو گیا تھا کہ اس بلیو پرنٹ کی نقلیں بابا اٹامک سینٹر میں موجود تھیں۔ میں اپنے دوسرے آپریشن یعنی منڈ ایم اٹامک ری ایکٹر کو کیمیاوی بم سے اڑانے کے جتن کر رہا تھا۔ ترچنا پولی ایجنٹ کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اب مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ سری لنکا جا کر وہاں دہشت پسندوں سے مدد حاصل کروں۔ ان دونوں لنکا میں تامل آباد کاروں اور مقامی باشندوں کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی اور بمبوں کے دھماکے ہو رہے تھے۔ ویسے بھی سری لنکا زیادہ قریب تھا۔ میں نے سوچا اگر میں دہشت پسندوں کی مدد حاصل کرنے میں ناکام رہا تو وہیں سے کراچی روانہ ہو جاؤں گا۔ دھوپ کی تپش میں اضافہ ہوتا گیا۔ جیکٹ میرے لیے ایک بوجھ بن گئی تھی۔ میں نے اسے ایک جگہ ریت میں گڑھا کھود کر دبا دیا۔ پیاس سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ ایک جگہ ناریل کے درخت تھے، 2 ناریل پڑے مل گئے۔ انہیں توڑ کر پانی پیا اور ان کا گودا کھایا تو جان میں جان آئی۔ میں آگے روانہ ہو گیا۔ دوپہر کے بعد مجھے ترکاریوں کے کچھ کھیت اور ان کے پیچھے گاؤں کی جھونپڑیاں نظر آئیں۔ میں کھیتوں سے ہٹ کر گاؤں سے آگے نکل گیا۔ تیسرے پہر بھوک سے میری انتڑیاں سکڑنا شروع ہو گئیں۔ اب کہیں ناریل کے درخت بھی نہیں تھے، چھالیا اور تاڑ کے درخت ہی تھے۔ گاؤں سے کچھ آگے دیہاتی لوگوں کی ایک ٹولی دیکھی۔ وہ لوگ وشنو دیوی کا پتلا اٹھائے ناچتے گاتے چلے جا رہے تھے۔ میں ان سے کچھ فاصلہ رکھ کر چلنے لگا۔ ٹولی ایک چھوٹے سے مندر میں پہنچ کر رک گئی۔ انہوں نے ایک بڑا پتیلا کھول کر آپس میں چاول بانٹے اور بیٹھ کر کھانے لگے۔ میں راستہ بدل کر دوسری طرف ہوا تو ایک بوڑھے نے مجھے تامل زبان میں آواز دے کر بلایا اور کہا،
विष्णु देवी के मंदिर के पास से बगैर खाए पिए नहीं जा सकता। आओ तुम भी हमारे साथ भोजन कर लो। मैंने देखा कि सिवाय इस बूढ़े तामिल के जिसने अपने बालों का जूड़ा करके सर के पीछे बांध रखा था और किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। उसने केले के एक पत्ते पर चावल डाल दिए। इन चावलों में कोई सब्जी मिली हुई थी। मैं चावल खाने लगा। बूढ़े ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। हम तमिल जबान में बातें कर रहे थे। मैंने उसे कहा कि सरकार यहाँ पानी के पंप लगाना चाहती है, इसका सर्वे करने आया था कि रास्ता भूल गया। बूढ़े तामिल ने मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम सामरथ शास्त्री बताया। उसने कहा तुम हमारे गांव चल कर आराम करो, सुबह तुम्हें पीछे शहर पहुंचा देंगे। मैंने बातों ही बातों में उससे सारे इलाके का हदूदो अरबा मालूम कर लिया। पता चला कि मैं जनूब में काफ़ी दूर निकल आया हूँ और दरियाए गोदावरी ने खुद एक नीम दायरे की शक्ल में चक्कर काट कर मुझे जनूब में भारत के नक्शे की तकोन के करीब पहुंचा दिया है। वहां से धनुषकोडी 70 किलोमीटर के फासले पर था। बूढ़े तामिल ने मुझे रात अपने गांव में ठहराया। मेरे कपड़े फट चुके थे। उसने मुझे धोती कुर्ता दिया जो मैंने तामिल लोगों के स्टाइल में पहन लिया। रात भर में चौकस रहा। झोंपड़ियों के आगे चारपाइयाँ और चिटाइयाँ बिछी थी जिन पर लोग सो रहे थे। पिछले पहर जाकर कहीं आंख लगी और सूरज निकलते ही उठ बैठा। फिर नहा धोकर ताज़ा दम हुआ तो बूढ़े तामिल ने नाश्ता दिया और फिर एक आदमी के साथ शहर की तरफ रवाना कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने रहनुमा को ये कहकर वापस कर दिया कि अब मैं अकेला ही चला जाऊंगा, मुझे रास्ते का इल्म हो गया है। देहाती मेरी निगाहों से ओझल हुआ। मैं खेतों का चक्कर काट कर धनुषकोडी की बंदरगाह या कस्बे की तरफ यानी भारत की तकोन की तरफ चल पड़ा। मेरी जेब में 60 के करीब रुपए थे। यही मेरी पूंजी थी। मेरे सामने करीब 70 किलोमीटर की मुसाफिर थी जो बज़ाहिर लगता था कि मुझे पैदल ही तय करना होगी क्योंकि ये इलाका रेलवे लाइन से बहुत हट कर था। अब कहीं कहीं झोंपड़ियां नजर आ जाती थी। 2 घंटे तक चलने के बाद मैंने एक झोंपड़ी में देखा कि छोटा सा चाय खाना बना हुआ है। यहाँ बैठकर 2 केले खाए, पानी पिया, कॉफी का कटोरा पिया और तामिल चाय वाले से पूछा कि तुम लोग धनुषकोडी कैसे जाते हो। आगे चौपाल है, वहां से बैलगाड़ियां जाती हैं। कभी जाना हो तो वहीं से बैलगाड़ी पकड़ लेते हैं। चाय खाने से निकलकर मैं चौपाल की तरफ चल पड़ा। ये चौपाल छोटे से गांव के बाहर बैलगाड़ियों का एक अड्डा था। मुसाफिर यहाँ से धनुषकोडी तक आते जाते थे। मैं भी 5 रुपए किराया अदा करके दूसरे मुसाफिरों के साथ एक बैलगाड़ी में सवार हो गया और बैलगाड़ी एक कच्चे रास्ते पर रवाना हो गई। शाम तक बैलगाड़ी धनुषकोडी पहुंच गई और अपने अड्डे पर जाकर रुक गई। धनुषकोडी एक बड़ा कस्बा था। कुछ फासले पर बंदरगाह में खड़े हुए एक बहरी जहाज की रोशनियां अंधेरे में टिमटिमाती नजर आ रही थी। अगर तर्चना मिलिट्री इंटेलिजेंस ने यहाँ मेरे बारे में रिपोर्ट कर दी होगी तो यहाँ की पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड चौकन्ना हो चुके होंगे, इसलिए आबादी की तरफ जाने में खतरा था। बैलगाड़ियों के अड्डे के पहलू में एक कच्ची सड़क किसी तरफ जा रही थी। मैं बिला इरादा इस सड़क पर चल पड़ा। मेरी शेव बेतहाशा बढ़ आई थी। मैंने फैसला किया कि रास्ते में अगर कहीं किसी उजाम की दुकान नजर आई तो सबसे पहले शेव बनवाऊंगा। ये कच्ची सड़क आगे जाकर धनुषकोडी कस्बे के बड़े बाजार से जा मिली थी। बाजार के सर ही से परमात्री भिंडार नामी एक औसत दर्जे का होटल था। मैंने 10 रुपए अदा करके इस होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया। कमरे में पहुंचकर मालूम हुआ कि वहां पहले ही एक मुसाफिर कयाम पजीर है। होटल के मुलाजिम ने बताया कि इस होटल के हर कमरे में 2-2 मुसाफिर सोते हैं। वो मुसाफिर मुझसे बातें करने लगा। मालूम हुआ कि वो बेव्यापारी है और चीनी की कुछ बोरियां जहाज पर चढ़ाने आया है। उसने बताया कि हर रोज शाम को धनुषकोडी से एक बड़ा स्टीमर श्रीलंका जाया करता था, मगर हालात खराब होने की वजह से यह स्टीमर सर्विस बंद हो गई है। तो तुम अपना माल कैसे ले जाओगे? मैंने पूछा। स्मगल करूंगा, उसने मुस्कुरा कर बताया। मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, क्या तुम मुझे भी श्रीलंका स्मगल करा दोगे?